नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो कुछ कर रही है वो सब आप जान चुके हैं। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी यही सब दोहराएगी, वो भी आप देख लेंगे, जैसा कि अभी आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा ये है कि आखिर फिर विपक्ष किसका क्या तोड़ निकालेगा। कोई आपका घर तोड़ रहा है और आप उसको कहते रहेंगे तोड़ते रहिए, या फिर आप रोते रहेंगे कि हाय मेरा घर तोड़ दिया, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। बीजेपी ने देखिए विपक्ष पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जनता पर एहसान किया है, 140 करोड़ की जनता पर बहुत भारी एहसान मोदी जी ने कर दिया है। मोदी जी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करना उनके लिए सिर्फ पाखंड है, उनके लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा है, उनके लिए सिर्फ राजनीति है, उनके लिए सिर्फ जुमला है। और नैतिकता पर की परवाह नहीं है, शुचिता की परवाह नहीं है, पवित्रता की परवाह नहीं है, आदर्शों की परवाह नहीं है, विचारधारा की परवाह नहीं है, शर्म हया बेच खाई है। कोसते रहिए आप, बीजेपी आगे बढ़ती रहेगी। महाराष्ट्र को तोड़ा, उससे पहले कुछ और राज्यों में ऑपरेशन लोटस किया था, कल को बिहार होगा, झारखंड होगा, फिर कोई और राज्य होगा। आप रोते रहिए, या फिर अपना घर मजबूत कीजिए, या फिर बीजेपी को उसी चाल में का जवाब उसी चाल के रूप में दीजिए जैसा जवाब बीजेपी को डिजर्व करना चाहिए। क्या ऐसा जोखिम, ऐसा साहस विपक्ष उठा पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो महाराष्ट्र और बिहार, दो राज्यों तक अपने आप को आज हम सीमित रखेंगे बस। और इस नज़रिए से ये वीडियो बनाया कि आखिर विपक्ष क्या करे। देखिए, आज से कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस 20-21% वोट, एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी, ओरिजिनल एनसीपी 15-16% वोट, और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 12-13% वोट। ये सकाल अखबार में भी छपा था। तो कुल मिलाकर 47-48% वोट। उधर बीजेपी 32-34% वोट, और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना 4-5% वोट, कुल मिलाकर 37-38-39% वोट। अब क्या खेल हुआ है कि बीजेपी ने तोड़ लिया है एनसीपी को। तो ये 37-38% जो वोट है, इसमें कम से कम 5-6% वोट जोड़ दीजिए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शरद पवार पार्टी को नए सिरे से एक कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं शरद पवार बचा खुचे के साथ भी बीजेपी में चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में मानकर चलता हूं कि 1/3 लोग, मान लीजिए एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ जाते हैं। तो ये 37-38% प्लस 5-6% 43-44% वोट। उधर महाविकास अघाड़ी जो 47-48% थी, उसमें से 6% 5% आप माइनस कर लीजिए तो 42-43% वोट, यानी मुकाबला कड़ा है, अभी भी टक्कर का है। और ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी एकजुट नए सिरे से होती है और विक्टिम कार्ड खेलकर एक होती है और बीजेपी से सबक लेकर एक होती है, तो आज की तारीख में भी बीजेपी को धोबीपाट, चुनावी धोबीपाट मारा जा सकता है। कुल मिलाकर करना क्या है कि राहुल गांधी को अब वीर सावरकर का नाम नहीं लेना है। उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व है उसको लेकर बहुत आनाकानी नहीं करनी है। जब बीजेपी ने विचारधारा साइड में रख दी, हाशिए पर रख दी, बीजेपी ने शुचिता ताक पर रख दी, तो फिर कांग्रेस ने ही क्या ठेका ले रखा है। ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि अब राजनीति इस कदर निर्मम हो गई है, इस कदर आक्रामक हो गई है कि इसमें इन चीज़ों की कोई गुंजाइश बची नहीं है, बहुत ज़्यादा बची नहीं है गुंजाइश। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार कल को फिर धोखा दे सकते हैं, शरद पवार के कहने पर ही ये सब खेल हुआ है, अगले कुछ दिनों में ये बात साफ हो जाएगी। तो क्या उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर महाविकास अघाड़ी को खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कांग्रेस को देखिए 20-22% वोट मिलता रहा है, 1995 से मिलता रहा है। और शिवसेना के हिस्से में भी अगर उद्धव ठाकरे पूरा दम लगाएं और उधर एकनाथ शिंदे वाला हिस्सा मैं बाद में बताऊंगा, पूरा दम लगाएं और 14% वोट हासिल कर लें, तो ये आंकड़ा भी 35-36% वोट तक पहुंचता है, जो बीजेपी को एक तरफा जीत से रोक देगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। एक चीज़, दूसरे एक एडिशनल फैक्टर ये होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए थे, जो विधायक गए थे, उनमें से अब बहुत से मंत्री नहीं बन पाएंगे।
बहुत से लोगों को अगले साल टिकट भी नहीं मिल पाएगा जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो भगदड़ मचेगी। कुछ लोग उद्धव ठाकरे के पास लौट कर आएंगे, इससे उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ेगी, उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, तो उसका फायदा ये महाविकास आघाड़ी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे वाली, जिसमें मैं माइनस कर रहा हूं शरद पवार को, वो उठा सकता है, क्योंकि यही हालत एनसीपी की भी होने वाली है आने वाले समय में। पहली चीज। अब हम बिहार की बात करते हैं। बिहार की बात करने से पहले दूसरी बात करें कि मराठी अस्मिता को जगाती रही है शिवसेना, तो इसको और उभार दिए जाने की जरूरत है। क्षेत्रीय दलों की दो तरह की सोच है, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर चलती हैं और दूसरी अस्मिता पर चलती हैं। जहां जो पार्टी प्रादेशिक अस्मिता पर चलती है वहां उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहा है, सत्ता में वो आती जाती रही हैं, और जब आई हैं तो लंबे समय तक टिकी रही हैं। जगन मोहन रेड्डी को ले सकते हैं, तेलंगाना में केसीआर को ले सकते हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक को ले सकते हैं जो 1997 से उड़ीसा अस्मिता के नाम पर टिके हुए हैं। ममता बनर्जी तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है बंगाल अस्मिता के नाम पर। एक वक्त था जब पंजाब में भी पंजाबी अस्मिता के नाम पर अकाली दल का दबदबा हुआ करता था, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चे का आदिवासी अस्मिता के नाम पर दबदबा होता था, जैसा गुजरात में बीजेपी का गुजराती अस्मिता के नाम पर दबदबा हुआ करता था और अभी भी है। तो अस्मिता कोई बात अगर उठाई जाएगी तो बीजेपी का ये हथियार बोथरा साबित होगा, यह ज़्यादा चल नहीं पाएगा, और अस्मिता वाली पार्टियों को तोड़ना भी आसान नहीं होता है। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली पार्टियां होती हैं, जो वो बहुत बार फेल भी हुई हैं, लालू की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे फिर मायावती की पार्टी हो, मोटे तौर पर हम इन्हीं पार्टियों का अगर जिक्र करें तो बहुत, या जनता दल एस हो, देवेगौड़ा की पार्टी हो, आंध्र प्रदेश में टीडीपी तेलुगु देशम की पार्टी हो, और ये सब पार्टियां ऊपर नीचे होती रही हैं, लेकिन अस्मिता का मुद्दा उठाकर बीजेपी को मात दी जा सकती है या कड़ी टक्कर दी जा सकती है, ये भी अपने आप में एक सच्चाई है। अब बिहार में क्या करना चाहिए, आखिरी में 3-4 मिनट लूंगा मैं आपके। बिहार में नीतीश कुमार इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं हरिवंश, वो मिल लिए, अलग से मुलाकात हो गई तो अलग अलग गोदी मोदी मीडिया चैनल में चलना लग गया। पहली बात तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को राय है कि गोदी मोदी मीडिया चैनल देखने बंद कर दीजिए, उसमें इस तरह की ही बातें कही जाएंगी। गोदी मोदी मीडिया ने तो ये क्या कह दिया था कि अजीत पवार इसलिए अलग हो गए क्योंकि राहुल गांधी से शरद पवार मिल लिए थे, जबकि इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं था। एक दूसरा काम बिहार के अंदर नीतीश कुमार का जो पहले करना चाहिए था और लगातार किसी भी मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो अब वो कर रहे हैं, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन इसको दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। अब वो विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, आधा आधा घंटा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनकी निजी समस्याएं समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, जो काम किसी मुख्यमंत्री को लगातार 5 साल करना चाहिए। चलिए, बीजेपी ने थोड़ा सा सजग कर दिया नीतीश को। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भी 45 के आसपास हैं या 43 हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, तो उनमें भगदड़ मच सकती है, वो जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं 10 या 12 हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, लेकिन आरोप इतने गंभीर नहीं हैं। अब तेजस्वी यादव पर भी सीबीआई ने नौकरी के बदले ज़मीन वाले घोटाले मामले में आरोपी बना दिया है। हालांकि ये मामला जब का है तब तेजस्वी बच्चे हुआ करते थे, तो वो कैसे इन्वॉल्व हो गए थे और आरोपी कैसे हो गए थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तरह, जब ये समझ से परे है, क्योंकि ये बात तब की है जब लालू रेल मंत्री हुआ करते थे, शायद मनमोहन सिंह की सरकार के पहले कार्यकाल में, तब की बात बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश को अगर पार्टी में भगदड़ मचने का इतना ही डर है तो उनको आरजेडी के साथ, लालू की पार्टी के साथ अपनी पार्टी का मर्जर कर लेना चाहिए। लालू की पार्टी में करीब 87-88 विधायक हैं, कुछ इनकी पार्टी में कुछ 42-43 है, तो कुल मिलाकर 125 होते हैं, और 125 एक साथ आ जाएंगे तो 2/3 यानी करीब 80 से ज़्यादा विधायक चाहिए होंगे 2/3 दल बदल के लिए, विधायक जुटाने के लिए। वो काम बीजेपी की नज़र में असंभव हो जाएगा। और वैसे भी लालू जेल में रह चुके, राबड़ी देवी भी कभी नहीं डरी, कभी झुकी नहीं, तेजस्वी यादव भी ऐसा झुक जाएंगे ऐसा दिखता नहीं है।
तो कुल मिलाकर क्या इस ढंग से विपक्ष कोई तोड़ निकालने की कोशिश कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका एक बड़ा सबूत बंगलुरु की बैठक में जो 17-18 जुलाई को होने वाली है उसमें देखने को मिल सकता है कि उसमें कितने दल पहुंचते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं और किस ढंग से संयुक्त रूप से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं या वे आउट दिखाते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन उसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर हूँ विजय विद्रोही 7 के नाम से, और फेसबुक पर हूँ विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।